नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर आरिफ एक अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट है जिनके पास 13 साल का अनुभव है। वह हार्ट फेलियर और हार्ट ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञ है। वे केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं है बल्कि खुद दूर दराज के इलाकों में जाकर ओपीडी भी करते हैं ताकि हर मरीज को सही परामर्श और इलाज मिल सके। उनका लक्ष्य है कि दिल की देखभाल सबके लिए आसान और सुलभ हो। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 62 साल है और मुझे जानना है कि हार्ट की बेसिक जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं। रामकिशन यादव का ये सवाल आया है। बेसिकली इस उम्र में जनरली हमको जो बेसिक हार्ट के चेकअप हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो है हमको ईसीजी करवानी है। ईसीजी करवा के अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो हमको अपना एक 2D इको, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हार्ट की सोनोग्राफी, एक आम उसमें भाषा में हम समझें तो ये एक तरीके से हार्ट की सोनोग्राफी है। उसमें हार्ट की पंपिंग या कोई हार्ट में कोई वाल्व का रिसाव होना या किस तरीके से दिल की दीवार मोटी हो गई कि किस तरीके हार्ट के फंक्शन है, उस चीज़ को देखने के लिए वो टेस्ट कराया जाता है। उसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जो हमें ज़रूर कराने चाहिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल हुआ जिसमें कोलेस्ट्रॉल और अन्य 4 से 5 तरीके के अलग अलग तरीके के कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं वो मालूम पड़ते हैं। एक अगर शुगर की तकलीफ है तो हमको एक अपना बेसिक HbA1c जिसे 3-3 महीने का टेस्ट होता है वो ज़रूर कराते रहना चाहिए ताकि हमें मालूम रहे कि किस तरीके के क्या हमारे शुगर लेवल्स क्या हैं और क्या होने चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने जिन टेस्ट के बारे में बताया है, क्या ये एक उम्र के बाद ही व्यक्ति को करवाना चाहिए या यंग उम्र में भी आप इन सब टेस्ट को करवा सकते हैं फॉर बेटर हार्ट हेल्थ? अभी आजकल बहुत हम देख रहे हैं कि बहुत यंगस्टर्स में कई तरीके के आकस्मिक निधन हो रहे हैं और एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया। हम कई दफ़ा प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया के ज़रिए से हम लोगों को रोज़ ही आमतौर पे हमें ये चीज़ें मालूम पड़ रही हैं। कोई भी हम विगरस एक्सरसाइज करें उससे पहले हमको अपना एक बेसिक हार्ट टेस्ट कराना चाहिए। कई बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चे के दिल में, किसी के दिल में छेद है, अगर दिल में छेद है तो उस स्थिति में उसको हो सकता है कई उम्र तक उसको मालूम ही नहीं हो दिल में छेद है। और अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम किया, ऑल ऑफ सडन उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो हमको एक बेसिक टेस्ट, जो अगर हम सोच रहे हैं कि हमको एक बहुत विगरस एक्सरसाइज करनी है या हमको स्विमिंग करनी है या मैराथन भागना है या वेट लिफ्टिंग करनी है, तो हमको एक बेसिक हार्ट अपना स्क्रीनिंग टेस्ट है ईसीजी और इको ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल। अगला प्रश्न सुमित्रा देवी ने पूछा है, मेरी उम्र 55 साल है और मुझे ईसीजी और इको टेस्ट में क्या अंतर है यह जानना है और इन्हें कब करवाना चाहिए। ईसीजी जो टेस्ट है वो आप यूँ समझिए कि एक तरीके से आपके दिल का ग्राफ जो निकल के आ रहा है वो है। उसमें आप ये बेसिक टेस्ट है जो हर किसी एक गांव में भी, एक छोटे से गांव में जहाँ पीएचसी लेवल की सुविधाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं हैं, वहाँ पर वो टेस्ट हो सकता है और उससे बेसिक थोड़ा थोड़ा करके हमको आइडिया हो जाता है कि हार्ट की तकलीफ है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर उसमें तकलीफ है तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है 2D इको का, इकोकार्डियोग्राफी। तो 2D इकोग्राफी जैसे मैं आपको बताया कि वो एक तरीके की सोनोग्राफी है हार्ट की। सोनोग्राफी यही बताती है कि हमको हार्ट की पंपिंग की क्या स्थिति है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई दिल में छेद तो नहीं है, कोई वाल्व सुकड़ तो नहीं गया या दिल की दीवार मोटी तो नहीं हो गई। तो ये ज़रूरी है ये 2 टेस्ट, लेकिन 2 टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। पहला टेस्ट जो है वो बेसिक टेस्ट है, वो ईसीजी, वो हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट है वो होता है 2D इको। 2D इको जनरली कार्डियोलॉजिस्ट से कराना ही बेहतर रहता है क्योंकि उसी को मालूम होता है कि किस प्रकार की क्या बीमारी, किस तरीके से हम उसको पकड़ सकते हैं और क्या उसका रिपोर्टिंग होगी। बिल्कुल। अगला सवाल है, क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर देखकर दिल की सेहत का पता चल सकता है? महेश सिंह का यह सवाल आया है। बिल्कुल पता पड़ सकता है, मोटे मोटे तौर पर मालूम पड़ सकता है, लेकिन वो डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई है, अगर यंगस्टर्स में ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका क्या रीजन हो, तो उसके लिए इवैल्यूएशन के सबसे पहले हार्ट का जैसे इको कराना है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई हमको ईसीजी में लग रहा है कि नहीं ये इससे ज़्यादा कोई टेस्ट की आवश्यकता है, तो हम कोई सीटी स्कैन की तरफ भी जाते हैं। तो होता यही है कि इसमें ये टेस्ट कराने से हमको मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा हो जाता है, बिल्कुल एक बेसिक अंदाज़ा हो जाता है किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
ज्यादा बेहतर रहता है, उस तरीके को टेस्ट कराना ज्यादा बेहतर रहता है उसमें। लेकिन कई दफा ऐसा शुगर लेवल्स, जैसे हमने देखा शुगर लेवल्स 80% जो हार्ट के मरीज हैं वो आप ये समझिए कि डायबिटिक हैं। ज्यादातर डायबिटीज जो है कोलेस्ट्रॉल के हाथ हैंड इन हैंड चलती है, हाथ मिला के चलती है, तो ज्यादातर मरीज जो डायबिटिक होंगे उनमें बहुत ज्यादा संभावना होगी कि ब्लॉकेज आने की, क्योंकि डायबिटीज में जो बीमारी होती है वो अंदर से हर एक जगह कोलेस्ट्रॉल के जो रक्त धमनी में जमता चल जाता है और वहां पर जाके वो एक तरीके की बिल्कुल छितराई हुई बीमारी हो जाती है। शुगर लेवल बहुत जरूरी है कंट्रोल होना। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको तुरंत डायबिटीज को कंट्रोल करने के सबसे मेजर लेने चाहिए, और उसके अलावा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल कई ऐसे उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लिपिड प्रोफाइल में 5 तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, तो उसमें कई दफे शुगर्स की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं, या एलडीएल बढ़ जाता है जो कि घातक है हार्ट के लिए। वही ऐसे कोलेस्ट्रॉल हैं जो हार्ट अटैक पैदा करते हैं, तो इसलिए हमको उस पर मॉनिटर रखना चाहिए और उसकी दवाई भी शुरू करनी चाहिए। जी, यानी अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंटिन्यूस को हाई शुगर है, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि उसे फ्यूचर में दिल की बीमारी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। ये बहुत वैलिड पॉइंट है और शुगर के मरीजों को बहुत एहतियात रखनी चाहिए। आजकल जीवन में इस तरीके इतना स्ट्रेस और इतना भागदौड़ हो गई है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। शुगर लेवल्स, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है शुगर को लेके, तो हमको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए और शुगर लेवल्स कंट्रोल करने और अपना टेस्ट ज़रूर करा के और अपने को उस चीज़ को कंट्रोल में करना है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विक्रम जैन की तरफ से प्रश्न आ रहा है, मेरी उम्र 40 साल है और मुझे अक्सर सांस फूलने की बीमारी होती है, खासकर चलते समय। क्या यह हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ा एक लक्षण हो सकता है? कहना सांस फूल रहा है, ये बहुत एक बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि एक सिम्टम हो गया। ये हो सकता है सांस की तकलीफ की वजह से भी हो सकता है फेफड़ों की तकलीफ की वजह से, हाँ हो सकता है हार्ट की तकलीफ भी हो, क्योंकि हार्ट जो होता है वो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो कई दफा ऐसा होता है कि हार्ट की पंपिंग कमजोर होने की वजह से भी आपको सांस फूलने लग जाता है, लंग से पानी चला जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको अपना ब्लड का वर्कअप जरूर कराना है। कई दफा खून की कमी की वजह से भी सांस फूलता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो ऑक्सीजन जो मात्रा जो जानी चाहिए बॉडी में वो जा नहीं पा रही है, और खून की कमी की वजह से भी सांस फूलने की तकलीफ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमको अपना रूटीन के ब्लड टेस्ट, साथ में एक दफा हमको ईसीजी, इको और एक एक्सरे, ये 4 या 5 टेस्ट ऐसे हैं जो हमको मोटे मोटे तौर पे हमको बता देते हैं कि किस तरफ हम लोगों की तकलीफ किस तरफ बढ़ रही है। जी, और इस उम्र में आके व्यक्ति को ऐसे टेस्ट हमेशा करवा ही लेने चाहिए, जिससे उनको पता चलता रहे उनकी हार्ट रेट जो है वो कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर, अधिकतर बार ये बोला जाता है, जैसा आपने भी सुना होगा, कि कोरोना की जो वैक्सीन आई थी उसको अभी जो हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है कि उस वैक्सीन के बाद काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आई है। तो क्या ये वास्तव में कोई पुष्टि होती है इस बात की? अभी तक इस तरीके कोई आधिकारिक रिपोर्ट आई नहीं है कि इसकी वजह से कोई इस तरीके की हार्ट अटैक्स की पुष्टि हुई है। हो सकता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो कि कई पेशेंट्स जो थे वो कोविड के दौरान 2 साल के दौरान बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेट में रह रहे थे, और उसकी वजह से, और दवाइयां चल रही थी, उसकी वजह से भी कई दफा कोई क्लॉटिंग आई हो या फेफड़ों में क्लॉटिंग हो गई हो, तो हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ट्रायल और ऐसी स्टडी आई नहीं है। अभी तक मोटे मोटे तौर पे इस तरीके का कोई डाटा अभी तक उपलब्ध हुआ नहीं है। यानी इसको मान सकते हैं सिर्फ लोगों ने कनेक्शन बिल्ड करा है। बिल्कुल, लोगों ने एक तरीके से उसको जोड़ दिया है, साइड इफेक्ट के रूप में जोड़ दिया है। हाँ, ये जरूर है, कई दफा हमने देखा है कुछ पेशेंट्स के फेफड़ों में थक्का आ गया है या हार्ट की नली में, तो वो फौरन बोलते हैं कि हमने कोविड की वैक्सीन लगाई थी, लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाई थी उनके भी हुई है तकलीफ तो उनकी भी हुई है। तो ये कहना बड़ा सब्जेक्टिव है कि ये उसकी वजह से हो रहा है या नहीं। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 38 साल है, क्या महिलाएं और पुरुष में हार्ट डिजीज के लक्षण अलग अलग होते हैं? अगर हाँ तो कैसे पहचाने? रीना शर्मा का ये सवाल आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें महिला और पुरुष में हार्ट के लक्षण कुछ अलग होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि डायबिटीज और नॉन डायबिटीज के मरीजों में अलग अलग हो सकते हैं। जी, पुरुष और महिला में जो एज है वो एक बहुत मैटर करती है। 45 से आप ये समझिए 50 साल से पहले में पुरुषों में हार्ट अटैक की तुलना थोड़ी ज्यादा होती है महिलाओं के बनिस्बत। 50 साल की उम्र के बाद में जनरली महिलाओं में हार्ट की तकलीफ भी ज्यादा होती है पुरुषों के बनिस्बत।
आप ये समझ ले, हो सकता है कि वो हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाता है 50 की उम्र के बाद में, तो उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ये कहना बड़ा अलग है, गलत है कि महिला और पुरुष में अलग अलग होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सब्जेक्टिव। लेकिन हाँ, डायबिटीज़ में आप ये समझिए, डायबिटीज़ में साइलेंट अटैक आता है। हम ये सोचेंगे डायबिटीज़ में वो सिम्टम्स होंगे कि हमें छाती पकड़ के हम बैठ जाएंगे, नहीं, वो तब होंगे जब बहुत एक्सट्रीम केस में हमको जाके हार्ट की तकलीफ हुई है और नाड़ियों में रुकावट आई है, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ हमको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डायबिटीज़ के मरीज में जनरली सांस की तकलीफ होना, भारीपन आना और घबराहट, बेचैनी, ये सिम्टम्स आते हैं। चेस्ट पेन, जो ट्रू चेस्ट पेन होता है वो नहीं होता। हो सकता है न्यूरोपैथी के कारण, जो अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से जो नसें होती हैं हमारी, न्यूरॉन्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को सेंसेशन नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन महिला और पुरुष में अलग अलग सिम्टम हो, ये अभी तक ये कुछ इस तरह से डाटा नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल है, अगर किसी को पहले हल्का हार्ट अटैक हो चुका है तो आगे की जिंदगी में कौन कौन सी सावधानियां सबसे जरूरी है? गीता देवी का ये प्रश्न आया है। हमें अपना दिनचर्या, अपने खान पान बदलना है सबसे पहली बात तो, क्योंकि अगर हमें हार्ट अटैक आया तो हमको अपना सब कुछ पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहली चीज़। दवाओं में नियमित दवाएं लेनी है, टाइम टू टाइम लेनी है। और क्योंकि एक दफ़ा हार्ट अटैक आया तो हमारे में दूसरी दफ़ा आने की संभावना उससे ज़्यादा हो सकती है। तो हम ऐसे नहीं कि एक दफ़ा आ गया तो हम बिल्कुल निश्चित होकर बैठ गए कि अब हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा ये बिल्कुल गलत फहमी है। कई मरीज आते हैं हमारे पास जो दवाएं छोड़ के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं एक दफ़ा हुआ अब हम ठीक हैं, हमें ज़रूरत नहीं है दवाई की। या फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम दवाएं देते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो दवाएं इसलिए बंद कर दी कि हम काफ़ी टाइम हो गया था, अब हम लेते चल जा रहे थे तो हमने बंद कर दी। ऐसा नहीं है, हमको अपना पूरा खान पान अपना बिल्कुल बदलना होगा। तली हुई चीज़ें और घी का कम, जो खास तौर से देसी घी को नहीं, मैं आपको कहता हूँ, और जो वनस्पति घी वगैरह उसको हमको बंद करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो रिफाइंड ऑयल्स और ये हैं, इनको हमको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कि हमें हार्ट अटैक की तरफ लेके जाते हैं। और दवाएं जो हैं टाइम टू टाइम जो भी डॉक्टर बताए आपको लेनी है, और नियमित तौर से डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है जब भी वो बुलाए। अगर दोबारा से सिम्टम आए तो ये नहीं समझे कि उसको गैस लेके चलें कि हमको गैस हो रही होगी तकलीफ तो उसकी वजह से सिम्टम आए, नहीं, हमको एक दफ़ा आ चुका है, एक झटका लग चुका है, तो हमको तुरंत प्रभाव से जाके हमको दोबारा से डॉक्टर चेकअप कराना चाहिए जब भी वो बुलाए। और अपने सब चीज़ों को नियमित तौर से करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब बिल्कुल वो एक्सरसाइज जो आपके हार्ट पे स्ट्रेन नहीं डाले वो करनी चाहिए। जी डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी, आजकल पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हार्ट अटैक्स और पैनिक अटैक्स में कैसे अंतर किया जाता है? जनरली कुछ जैसे हम लोगों ने कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए या ईसीजी किया, इको किया, हम लोगों को मालूम है कि जनरली पैनिक अटैक्स मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यंगस्टर्स में बहुत होते हैं। बिल्कुल। वर्क रिलेटेड पैनिक अटैक्स बहुत होते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम तनाव की वजह से, या फिर उनका खाना पीना बहुत अजीब होता है। कुछ नाइट शिफ्ट्स होती हैं, दिन में सोते हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, दिन रात को जागते हैं, तो दिनचर्या नियमित तौर पे नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई दफ़ा पैनिक अटैक्स आते हैं। तो जब हम मोटे मोटे तौर पे हम लोग ये निश्चिंत हो गए कि इनको हार्ट की तकलीफ नहीं है, लास्ट टेस्ट हम ये होता है कि यंगस्टर्स में हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेते हैं, जिसमें हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी नहीं करते हुए एक दफ़ा मरीज की अगर एंजियोग्राफी कर ली तो जिंदगी में उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे तो हार्ट की जांच एंजियोग्राफी हो चुकी है, तो वो एक तरीके से वो सोच में पड़ जाता है। तो सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी जो होती है वो जानी उन पेशेंट्स में जिनमें हम सोचते हैं कि ये हार्ट के लक्षण नहीं दिख रहे, एक तरीके से स्क्रीनिंग के तौर पे हम सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी प्रेफर करते हैं कराना पेशेंट्स में, ताकि उससे क्लैरिटी आ जाती है। और उसमें भी कैल्शियम स्कोरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कैल्शियम स्कोरिंग कम आता है तो फिर निश्चिंत होकर हमको ये समझना चाहिए कि ये पैनिक अटैक है, और इसको उसी तरीके से लाइन्स पे डील करना है। जो तनाव है उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, अपना दिनचर्या, काम का दिनचर्या है, स्ट्रेस है, उसको हटाना है, और खाने पीने का बिल्कुल एहतियात रखें, और उसको इस तरीके से अपना फास्ट फूड वगैरह से अपने आप को दूर रखना है। बिल्कुल। अगला सवाल किरण गुप्ता ने पूछा है, अगर ब्लॉकेज 40 से 50% है तो क्या दवा और लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है या हमेशा स्टंट लगवाना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम नियमित तौर से अपना दवाई ले रहे हैं और अपना चेकअप करा रहे हैं तो जहाँ पे ब्लॉकेज है वहीं रुक जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ अगर है तो उसमें थोड़ा सा आप कितना ही कर लें, शुगर अगर आपके कंट्रोल नहीं है तो 40 से 50% जो ब्लॉकेज है वो आगे जाके
80 से 90% भी हो सकता है, या फिर जाके कोई जाके क्लॉट उसमें नाड़ियों में आ जाए। क्योंकि हम यूँ समझें कि हार्ट की नसें जो होती हैं 2.5 से 3 mm की होती हैं। 2.5 से 3 mm अगर हम देखा जाए तो स्केल पे बहुत पतली होती है। हम जो एंजियोग्राफी में दिखाते हैं स्क्रीन पे, वो जनरली हम मैग्नीफाइड 10 टाइम्स मोर हम उसको मैग्नीफाई करके जूम करके दिखाते हैं। तो हमको ये लगता है ये आर्टरी बहुत मोटी है, बहुत मोटी नहीं है। हार्ट की नसें बहुत पतली हैं। तो हम जो खाते हैं, जितना हम ये तरीके खाने खा रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम इनको चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हमारी नसों में अगर कहीं रुकावट आ गई, ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आया, तो वो आप कोई भी टेस्ट करा लें, वो आकस्मिक एकदम आता है और क्लॉट आता है, क्लॉट आके नसों को रुकावट करता है और उसी टाइम हार्ट अटैक पड़ता है। तो कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग हर साल अपने टेस्ट कराते हैं, सब नॉर्मल थे, उसके बावजूद मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। हार्ट अटैक यूं समझिए कि आप थक्के ने उसको क्लॉट ने आके उस नाड़ी को बंद किया और हार्ट अटैक आ गया। एक होता है क्रॉनिक ब्लॉकेज जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो वो आपको सीटी या किसी से मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई हार्ट अटैक आता है तो वो आपको नहीं मालूम पड़ता। वो ये है, उसके सिम्टम्स को आप लाइटली नहीं लें। कई मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि 2 दिन तक बैठे हुए थे ये सोच के कि गैस्ट्राइटिस था, ज्यादा भारी खाना खा लिया था, उसके पेट गड़बड़ था शायद उस वजह से। लेकिन उस वजह से नहीं होता, वो जाके सिम्टम्स शुरू हो चुके हैं, जाके फौरन अपने डॉक्टर से ईसीजी कराएं। और अगर एक ईसीजी में नहीं आया तो दूसरे दिन फिर दोबारा या 6 घंटे बाद उसको रिपीट कराएं। सीरियल ईसीजी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो कराएं। और जब उस चीज़ों में सब नॉर्मल है तो फिर समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गैस की हो सकती है, किसी और चीज़ की वजह से भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया कि लक्षणों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ दिन पहले से लक्षण महसूस होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो ये एक हार्ट अटैक का रूप जल्दी लेगा। अगला सवाल सुनीता चौधरी ने पूछा है, क्या हार्ट डिजीज में योग और प्राणायाम वाकई मदद करते हैं या सिर्फ दवा ही असरदार होती है? देखिए, ये हार्ट अटैक होने के बाद में सब चीज़ें आप एडिटिव हैं। दवाओं के अलावा सब चीज़ें एक आप यूँ समझ लीजिए, आप उन दवा के साथ में आपने वो एक सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, वो पहले अगर होती तो शायद ये काम कर जाती। अब हार्ट अटैक पड़ने के बाद में दवा का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि दवा ही जैसे ब्लड थिनर होते हैं, खून पतला करने की दवाई या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। और या फिर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जो कि लेनी है। उसके अलावा योग और प्राणायाम आप करें, लेकिन वो योग और प्राणायाम करें जिससे आपको एकदम हार्ट पे दबाव नहीं पड़े। आपको मालूम पड़ा आपके हार्ट की पंपिंग 20% है, आप योग और प्राणायाम करके हार्ट पे दोबारा दबाव डाल रहे हैं, तो फिर आपको उस स्थिति में ले जाएगी वो चीज़ जहाँ पे आपको अस्पताल ले जाना पड़ जाएगा थोड़े बहुत योग और प्राणायाम की वजह से। तो ऐसी सूरत में योग और प्राणायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। दिल की पंपिंग हमें मालूम होनी चाहिए कि हमारी कितनी है और हमारी कैपेसिटी कितनी है। लोग सोचते हैं कि शायद हम प्राणायाम कर लें या उससे हम लोग ये सब चीज़ों को दूर कर लेंगे, वो संभव नहीं है। उससे अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, आगे बीमारी नहीं बढ़े उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दवा ज़रूर लेनी है, नियमित तौर से लेनी है। जी बिल्कुल, यानी दवाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हार्ट हेल्थ में। डॉक्टर, हमारे एक पाठक का सवाल आया था जिन्होंने 2023 में स्टंट लगवाए थे, लेकिन स्टंट लगवाने के बाद अब उन्हें ये डाउट आता है कि क्या उन्हें वास्तव में उस समय स्टंट लगे थे या नहीं लगे थे। वो ऐसा बताते हैं कि अब जब मैं दवाइयाँ खाता हूँ तो मुझे एलर्जीज हो जाती है, कई बार मैं आक्रामक हो जाता हूँ, शुगर की दवाई लेने से मेरे को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, और आँखों में देखने से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है उनको। तो इस तरीके के जो डाउट्स होते हैं कि स्टंट लगा है या नहीं लगा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। देखिए, पहले तो हमें समझे कि जब भी स्टेंट लगता है तो जिस भी अस्पताल में स्टेंट लगता है तो वहाँ पे स्टेंट लगाने के बाद में डिस्चार्ज समरी पे स्टिकर्स लगते हैं जी। वो एक पर्टिकुलर एक स्टेंट के ही पर्टिकुलर कोडेड वो स्टिकर्स होते हैं जी। अब कई लोग हो सकता है वो कहें कि स्टेंट लगा ही नहीं और दूसरे के स्टिकर लगा दिए। अगर उसको कंफर्म करना है तो उसका एक ही तरीका है, या तो हम एंजियोग्राफी कराएं, सीटी कराएं। सीटी एंजियोग्राफी करा लें, सीटी एंजियोग्राफी लेस इन्वेजिव है तो आप करा के देख सकते हैं, उसे मालूम पड़ जाएगा स्टेंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। यही एक तरीका है, और दूसरा तरीका किसी चीज़ का किसी तरीके नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब आपको उस डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको उस डॉक्टर पे नहीं के पास नहीं जाना चाहिए था। आप अगर बाकी चीजें हो रही है, मेमोरी लॉस हो रही है शुगर की वजह से, आंखों से कम दिखना, वो शुगर के अनकंट्रोल शुगर की वजह से वो चीजें होती हैं
कि आपकी शुगर एकदम या तो डाउन हो गई तो एकदम आपको एकदम स्वेटिंग हो गई, आपको एकदम बेहोश सी से आ गई, मेमोरी लॉस हो गई, वो कम शुगर की वजह से हो सकती है। ये ज़्यादा शुगर की वजह से आपकी आंखों के पर्दा जो है उसमें डैमेज आने लग जाए, वो हो सकता है जी। बाकी जो भी पाठक ये पूछ रहे हैं, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने मानसिक तौर से तनाव ले लिया अपने हार्ट अटैक को लेकर, वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनका कहना है कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन, हाँ कुछ दवाओं से एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं। अगर ऐसा है तो जिस भी कार्डियोलॉजिस्ट पे उनको भरोसा है उसके पास जाके दिखाएं, और वो जो भी ड्रग्स हैं उसको वो ड्रग्स बदल देंगे या फिर बता देंगे कि इसका आगे का समाधान क्या है। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया कि इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है या तो एंजियोग्राफी या सीटी। आप ये टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपका वहम दूर हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपने अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया हो। अगला सवाल है, मेरी उम्र 55 साल है और मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों की समस्या है। क्या इससे हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी रोकथाम कैसे कर सकती हूँ? सुमित्रा देवी का सवाल आया है। बिल्कुल, हार्ट अटैक का रिस्क बिल्कुल बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ दोनों एक आपके बहुत मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसका इलाज यही है कि हमें दवाएं नियमित तौर से लेनी है, उन दोनों को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने नहीं देना ज़्यादा, और शुगर को भी कंट्रोल रखना है। और उसके अलावा भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है हार्ट अटैक की, तो वो अगर आपने कितना कंट्रोल, तो हो सकता है वो आपको आ भी सकता है, हार्ट अटैक आ भी। तो इसके लिए नियमित जांच जो होता है, या तो हर साल में एक दफ़ा आपने जाके पूरा होल बॉडी चेकअप कराएं, जिसमें हार्ट के तौर से कार्डिक पैकेज होता है वो कराएं, जिसमें आपको हार्ट के तौर, लेकिन वो कराएं वहीं जहाँ पे आपको हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके नहीं कराएं वहां पे, और आपको मालूम होना चाहिए किस डॉक्टर आपको देख रहा है। कई दफा ऐसा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर वाले कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पे किसी रेडियोलॉजिस्ट से करा लिया उन्होंने, लेकिन आप कंफर्म होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो जिस डायग्नोस वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं, आते हैं, ताकि आपको कोई जरूरत हो तो परामर्श भी कर सकें। टीएमटी टेस्ट, अगर टीएमटी जैसे ट्रेडमिल टेस्ट होता है, हम कई टेस्ट होते हैं, हम बोलते हैं ईसीजी इको नॉर्मल आया तो हम सोचते हैं पेशेंट का टीएमटी टेस्ट कराएं। टीएमटी टेस्ट सबसे, ट्रेडमिल टेस्ट सबसे घातक टेस्ट है। ये मेरा खुद का अनुभव है। टीएमटी टेस्ट पे आकस्मिक मौत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने ट्रेडमिल पे चला दिया और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुआ, आपने टेक्नीशियन के भरोसे छोड़ दिया, तो हो सकता है एकदम से पेशेंट कोलैप्स कर जाए और गिर जाए और वो उसको संभालने वाला कोई नहीं हो। तो इसलिए आप ये टेस्ट वहीं कराएं जहाँ पे हार्ट का डॉक्टर अवेलेबल हो, और वहाँ पे ही इस तरीके की सुविधा हो, वहीं पे सब टेस्ट कराएं। और हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का अपना ख्याल रखें, तभी जाके आप उस रिस्क से बाहर होंगे जहाँ पे हमको कोई हार्ट अटैक की संभावना आए या नहीं आए। जी बिल्कुल। अगला सवाल एक पाठक ने पूछा है, अगर परिवार में दिल की बीमारी रही है तो हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? परिवार में दिल की बीमारी रही है, इसका मतलब हाई रिस्क है, वो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें नियमित तौर से अपना कार्डिक पैकेज अपना कराइए, अपना कार्डिक टेस्ट कराइए, जैसे इको, ईसीजी, टीएमटी और आपके शुगर लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, ये 5 से 6 टेस्ट ऐसे हैं जो आपको कराना चाहिए। और तब भी इसके अलावा एक ट्रेडमिल टेस्ट जरूर, वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन, अंडर कार्डियोलॉजिस्ट सुपरविजन जरूर कराएं, हर साल कराएं। एक एनुअल हेल्थ चेकअप के थ्रू आप उसका अपने समय और उसका डाटा रखें अपने, और अगर आप तब भी उसके बावजूद उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आती और तब भी आपको किसी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तो एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के उसको अपने क्लैरिटी को दूर करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उन्हें पता चलता है कि बच्चे के दिल में छेद है बिफोर कमिंग आउट। सो ऐसी सिचुएशन में किस उम्र में बच्चे का ऑपरेशन करवाना चाहिए, और क्या इससे बच्चा एक सुरक्षित जीवन जीता है आगे जाके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 चीजों के साथ हम सब पैदा हुए थे। जी। हमारे ऊपर के 2 कमरों के बीच में 5 mm से कम का छेद था, और फेफड़ों की जब हम माँ के पेट के अंदर हमारे फेफड़े डेवलप नहीं थे, जितनी ऑक्सीजन मिल रहा था हमको माँ के थ्रू मिल रहा था, हमारे फेफड़े डेवलप नहीं थे। तो एक कनेक्शन था जिसे बोलते हैं पीडीए, वो साफ खून की नली से फेफड़ों की नली में कनेक्शन था। जी। जब बच्चा पैदा होता है तब जो छेद होता है वो तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जैसे 5 mm से कम का हो। तो जो पीडीए जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो जैसे ही बच्चे के फेफड़े पूरी तरह फूल जाते हैं, तो तकरीबन कई दफ़ा 48 से 72 घंटे में, कई दफ़ा हफ्ते भर में जाके, अधिकतम हफ्ते भर में जाके आराम से बंद हो जाते हैं। जी। अगर जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने अपनी लेवल 2 सोनोग्राफी जो गर्भवती महिला ने वो कहाँ कराई है। लेवल 2 सोनोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जब 20-22 हफ्ते पे जो सोनोग्राफी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी में बच्चे के हार्ट को डॉक्टर आसानी से देख पाता है कि उसमें किस प्रकार के चारों कमरे जो इसके विकसित हैं कि नहीं, जो फेफड़े की नली विकसित है कि नहीं,
जो उसकी साफ खून की नली विकसित है कि नहीं, अगर कोई इसमें छेद है, ऐसा तो नहीं एक ही कमरा बना हुआ है दूसरा कमरा नहीं बना हुआ। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे पास 20 से 24 हफ्ते का हमारे पास वक्त होता है, जो महिला जब गर्भवती उस वक्त में हम जो भी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है उससे जाके परामर्श करके, और बच्चा हमें लगता है कि इस बीमारी से बच्चे का सर्वाइवल आगे नहीं है पैदा होने बाद, तो हम उसके बात करके और उसका अबॉर्शन कराने की हम सोच सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जैसे मैंने आपको बताया वो है लेवल 2 सोनोग्राफी। हमेशा वहां कराई जाए जहां पे सोनोलॉजिस्ट के पास टाइम हो। ऐसा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ है और उनका भी अपना, डॉक्टर्स का भी अपना एक लिमिटेड टाइम है कि इसमें उनको बहुत पेशेंट्स को सोनोग्राफी करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है स्क्रीनिंग सोनोग्राफी हो गई, उसमें कहीं कुछ मिस हो गया, तो लेकिन लेवल 2 सोनोग्राफी हमेशा एक अच्छी जगह पे कराएं जहाँ पे आपको बच्चे का हार्ट विजुलाइज हो सके और वहाँ पे सारी महत्वपूर्ण जो बातें बच्चे के दिल को लेके हैं सारे हमें मालूम होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो हमें लगता है, जो डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये बच्चा आगे सर्वाइव नहीं करेगा, तो हमको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके और उसको अबॉर्शन करना है। लेकिन उसका टाइम पीरियड फिक्स है, 24 हफ्ते के बाद वो नहीं हो सकता। हमको 24 वीक्स हमारा डेडलाइन है, हम उससे पहले उस चीज़ पर डिसीजन लेना है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई जानकारी हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए कारगर साबित होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हेली डॉक्टर के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।